नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या सियासत में कुर्सी और मुनाफे के लिए अपनों को ही आगे किया जा रहा है? मध्य प्रदेश से लेकर अयोध्या तक मचे घमासान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ सीएम मोहन यादव के परिवार की 168 एकड़ जमीन खरीद पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावे की डकैती के आरोपों पर योगी सरकार और आरएसएस घिरे हुए हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय के मुस्लिम समुदाय को सड़क पर न चलने वाले विवादित बयान से भी राजनीति गरमाई हुई है। बुलेटिन में इन सारी खबरों के अलावा हैं जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधा सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। कैलाश विजयवर्गीय मुसलमानों से बोले, मैं काफिर हूं तो मेरी बनाई सड़क पर ना चलें। यूपी में मुहर्रम जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हिंदूवादी नेता गिरफ्तार। जहां बन रहे नए हाईवे, वहां सीएम मोहन यादव के परिवार ने खरीदी जमीन, मचा बवाल। आरएसएस पर वीडियो बनाया तो हिरासत में युवक, पुलिस पर मारपीट का आरोप। राम मंदिर चंदा चोरी में योगी और नृपेंद्र मिश्रा के सुर अलग, आरएसएस पर उठे सवाल। अब शुरुआत करते हैं कैलाश विजयवर्गीय के मुस्लिम समुदाय पर दिए गए विवादित बयान से। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के काफिर वाले बयान पर विवाद छिड़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग उन्हें काफिर मानते हैं तो उनकी बनाई सड़कों पर और सरकारी योजनाओं का लाभ न लें। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम भाई उन्हें काफिर कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम काफिर हैं तो हमारी बनाई सड़कों पर मत चलिए और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मत लीजिए। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा कि लोग वोट दें या नहीं, विकास कार्य चलते रहेंगे और जनता की सेवा उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बयान के बाद कांग्रेस ने हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे आपत्तिजनक बयान बताया। उन्होंने कहा कि सड़कें जनता के टैक्स के पैसे से बनती हैं, किसी राजनीतिक दल के पैसों से नहीं बनती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि विकास को धर्म से जोड़ना गलत बात है। बरेली में मुहर्रम जुलूस के दौरान वायरल हुए पाकिस्तान जिंदाबाद वीडियो को पुलिस ने साजिश बताया। पुलिस का कहना है कि वीडियो कथित तौर पर साजिश के तहत बनाया गया। मामला हाफिजगंज इलाके के खैखेड़ा गांव का है, जहां मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दावा किया गया कि जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इसके बाद गांव के मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में अलग बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों ने गलत इरादे से एक बच्चे से नारे लगवाए, फिर उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो सबूत मिलेंगे उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोगों का कहना है ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी पहले भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर चुका है। हालांकि इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। आरएसएस पर वीडियो पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद युवक ने मारपीट का आरोप भी लगाया। दरअसल कुछ सेकंड का एक वीडियो ने राजस्थान में नया विवाद खड़ा कर दिया। मामला झुंझुनू के 25 साल के नवीन चौधरी से जुड़ा है। नवीन स्थानीय मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। 20 जून को उन्होंने आरएसएस पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में एक तरफ खेलते बच्चे दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ कुछ बच्चे आरएसएस की गतिविधियों में शामिल थे। वीडियो में नवीन ने कहा था, एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं और दूसरी तरफ उनके भीतर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। अगले दिन पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें थाने ले गई। नवीन का आरोप है कि रास्ते में उनके साथ मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि फोन भी छीन लिया गया और कई घंटे तक किसी से बात नहीं करने दी गई। बाद में उन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया, फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया। थाना प्रभारी का कहना है कि कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई। उनके मुताबिक ऐसे पोस्ट से समाज में तनाव फैल सकता है। पुलिस का कहना है कि कई लोगों ने शिकायत भी की थी। इस बीच कांग्रेस ने नवीन के समर्थन में आवाज उठाई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सच बोलना अपराध नहीं। रिहाई के बाद डोटासरा ने नवीन से मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार पर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीदी। इनमें कई जमीनें नई सड़क परियोजनाओं और मास्टर प्लान से फायदा पाने वाले इलाकों में हैं, जिस पर हितों के टकराव को लेकर सवाल उठे। दिसंबर 2023 से लेकर 2025 के आखिर तक 137 प्लॉट खरीदे गए। इनकी कुल जमीन करीब 168 एकड़ बताई गई। इन सौदों की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई गई। खरीदारी सिर्फ एक दो लोगों ने नहीं हुई, इसमें पत्नी सीमा यादव भी शामिल हैं, बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव का भी नाम है, भाइयों, भाई, भतीजों और चचेरे भाइयों के नाम भी सामने आए। कई सौदे परिवार की रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए हुए। यहाँ से सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इन जमीनों का बड़ा हिस्सा नई सड़कों के आसपास है। कई जगहों पर सरकार ने बाद में सड़क परियोजनाएं घोषित की। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि इससे जमीनों की कीमत बढ़ेगी। कुछ जमीनें उन इलाकों में भी हैं जहां मास्टर प्लान में बदलाव हुआ। खेती वाली जमीन को रिहायशी और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खोला गया। इससे इन इलाकों की अहमियत बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने से पहले भी परिवार के पास बड़ी जमीनें थीं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदारी और तेज हो गई। साल 2025 में भी परिवार और उनकी कंपनियों ने 92 एकड़ में 62 प्लॉट खरीदे। विपक्ष ने इस मामले को हितों के टकराव का मुद्दा बताया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा पहले भी सवाल उठा चुके हैं। उनका आरोप था कि जिन इलाकों में परिवार की जमीन है वहीं मास्टर प्लान में बदलाव हुए। हालांकि मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारियों ने कहा कि परिवार के कारोबार को मुख्यमंत्री से जोड़ना सही नहीं है। उनका कहना है कि परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट के कारोबार में है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कारोबार है या फिर विकास परियोजनाओं और जमीन खरीद के बीच कोई टकराव है। इसी पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से मोहन यादव परिवार की जमीन खरीद को लेकर बड़ा हमला बोला और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे बीजेपी स्टाइल का बड़ा घोटाला बताया। सागरिका ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि कुल पारिवारिक खरीद 253 एकड़ तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि इनमें परिवार की कंपनियां भी शामिल हैं। सागरिका घोष ने सवाल उठाया कि इस मामले की जांच कौन करेगा। उन्होंने पूछा कि ईडी और आर्थिक अपराध शाखा क्यों चुप है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में छापे नहीं पड़ते। उन्होंने ईडी की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक से बढ़कर एक नेता चुनते हैं मोदी जी भी। जमीन घोटाले से लेकर राम मंदिर में चढ़ावे की डकैती तक में एक्सपर्ट। अब अपने रिश्तेदारों के लिए जमीन घोटाला करवा रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो मोदी जी के ही चॉइस थे ना, तो इनसे इस्तीफा कौन लेगा भला। मोहन यादव पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा की मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार में लूट का इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस लूट के कर्ता धर्ता बने हुए हैं। चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ खबर की खेती मध्य प्रदेश से केंद्र में गए कृषि मंत्री ने ही करवाई है। आपसी लड़ाई, कुर्सी और लूट में हिस्सेदारी की लगती है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा है, ये कोई पहला मामला नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश में अपना ये भ्रष्टाचारी मॉडल लागू किया है। आपको याद होगा कि कैसे यो अयोध्या में मंदिर बनने से पहले जमीन का घोटाला किया गया था। अब उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ से पहले मुख्यमंत्री का परिवार जमीन की खरीद फरोख्त में लगा है। चुन चुन कर जमीनें वहां खरीदी जा रही हैं जहां सरकारी प्रोजेक्ट हैं या सरकार प्रोजेक्ट लाने का प्लान कर रही है। यह खुली लूट है जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर सीएम मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद और नीलेश की तरफ से जवाब देते हुए गोविंद यादव के बेटे अनंत यादव बोले। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार 2010 से रियल्टी बिजनेस में है। जब मेरे पिता ने 100 बीघा की प्रॉपर्टी डेवलप की थी। मेरे चाचा के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। प्राइवेट लोगों के तौर पर हमें कोई भी प्राइवेट जमीन खरीदने, डेवलप करने या बेचने का पूरा हक है। क्या हमें सिर्फ इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि सीएम हमारे परिवार से हैं? उज्जैन के गंगेडी में प्रोजेक्ट के बारे में अनंत यादव ने कहा, मेरे पिता अकेले मालिक नहीं हैं, उनके 6-7 बिजनेस पार्टनर हैं। हालांकि 2023 में रजिस्टर्ड जमीन खरीदने के सौदे 2020 के हैं, जब मोहन यादव मंत्री भी नहीं थे। हाईवे का काम 2019 में क्लियर हुआ था। उन्होंने कहा कि जमीन से 100 मीटर दूर है।
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की रकम चोरी के आरोपों पर जांच जारी है, जबकि योगी आदित्यनाथ और नृपेंद्र मिश्रा के बयान अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे साजिश बता रहे हैं, वहीं मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा गड़बड़ी की बात मान रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कई गंभीर बातें कही। उनका कहना है कि निगरानी व्यवस्था कमजोर थी, सीसीटीवी का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और पैसे गिनने के नियमों का पालन भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि दान कक्ष के पास शौचालय में नकदी मिली थी, कुछ संदिग्ध हरकतें कैमरे में भी दिखी, लेकिन 45 दिन बाद वीडियो अपने आप मिट जाते हैं, इसलिए पुरानी जांच मुश्किल हो सकती है। मिश्रा ने इसे खुली डकैती जैसा मामला बताया। उन्होंने कहा कि बैंक और निगरानी व्यवस्था दोनों में चूक हुई। उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि सिर्फ संघ से जुड़े होने के आधार पर नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि सिर्फ आरएसएस या स्वयं सेवकों से जुड़े होने के आधार पर मंदिर कर्मचारियों को नियुक्ति करने का तरीका काम नहीं कर रहा है। हालांकि इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पैसे संभालने की जिम्मेदारी देने का यही एकमात्र आधार था? सच में ये तो कमाल है। उधर योगी आदित्यनाथ ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच सच सामने लाएगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है, अब तो कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। टीएमसी में घमासान, ममता ने फिर जताया पार्टी पर दावा। लखनऊ में कोचिंग बिल्डिंग में आग, 15 की मौत। अमेरिका ने ईरानी तेल पर दी राहत, भारत को होगा फायदा। और परमाणु निरीक्षण पर अमेरिका ईरान के दावों में टकराव। टीएमसी की लड़ाई और गहरी हो गई है। ममता बनर्जी ने भी अपना जवाबी दांव चल दिया। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची चुनाव आयोग को भेज दी। इस सूची में ममता बनर्जी को फिर पार्टी अध्यक्ष बताया गया। इससे साफ संदेश देने की कोशिश हुई कि पार्टी पर नियंत्रण अब भी ममता के पास है। लेकिन दूसरी तरफ बागी खेमे ने भी मोर्चा खोल रखा है। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में अलग बैठक हुई, वहां नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाने का ऐलान किया गया। बागियों ने अरूप रॉय को अध्यक्ष घोषित कर दिया, साथ ही खुद को असली टीएमसी बताया। इस बीच ममता के कई पुराने सहयोगी भी बागी खेमे में दिखे। फिरहाद हकीम और अरूप विश्वास भी बैठक में पहुंचे। इसके बाद बागी नेताओं ने ममता को अध्यक्ष पद से हटाने का दावा किया। जवाब में टीएमसी नेतृत्व ने सख्ती दिखाई। कई वरिष्ठ नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया। इनमें अरूप रॉय, फिरहाद हकीम और अरूप विश्वास शामिल हैं। यानी बंगाल में टीएमसी की अंदरूनी जंग अब और तेज हो गई। लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर छात्र थे, 5 लोग घायल भी हुए। दोपहर करीब 2:30 बजे आग लगी थी। उस समय दूसरी मंजिल पर क्लास चल रही थी। अचानक धुआं फैलने लगा। बाहर निकलने का रास्ता ठीक नहीं था। इसी वजह से कई छात्र अंदर फंस गए। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। कई छात्रों को बाहर निकाला गया। ग्राउंड फ्लोर पर पालतू जानवरों की दुकान भी थी, वहां 4 से ज्यादा जानवर भी आग में मर गए। शुरुआती जानकारी में एसी की डक्ट से आग लगने की आशंका है। पुलिस ने इमारत के 3 मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 सरकारी अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। उन पर लापरवाही के आरोप हैं। सरकार ने 2 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं रिपोर्ट आ रही है कि अग्निकांड वाली इमारत को 2016 में तोड़ने का आदेश हुआ था। वजह थी अवैध निर्माण, लेकिन 2 महीने में ही उसे वापस ले लिया गया। 10 मई 2016 को आदेश जारी हुआ, लेकिन यह आदेश ज्यादा दिन नहीं चला। 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण आदेश वापस हो गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये इमारत मूल रूप से रिहायशी इस्तेमाल के लिए मंजूर हुई थी। साल 2014 में इसका नक्शा पास हुआ था, लेकिन बाद में इसमें तय सीमा से ज्यादा निर्माण हुआ। यानी आग के बाद सिर्फ हादसे की नहीं, पुराने फैसलों की भी जांच शुरू होगी। अमेरिका ने 60 दिनों के लिए ईरानी तेल पर ढील दी है, जिससे भारत समेत कई देशों को सस्ता तेल मिलने का रास्ता खुल सकता है। ये फैसला स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के बाद आया। दोनों देशों के बीच शुरुआती बातचीत को सकारात्मक बताया गया। इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अस्थायी छूट जारी की। ये छूट 21 अगस्त तक लागू रहेगी। इस दौरान ईरान दुनिया के ज्यादातर देशों को तेल बेच सकेगा। इस फैसले से ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। वहीं दुनिया में तेल की सप्लाई भी बढ़ सकती है। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह खबर अहम मानी जा रही है। भारत कभी ईरानी तेल का बड़ा खरीदार था, लेकिन 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद खरीद बंद करनी पड़ी थी। अब अगर ये राहत आगे भी जारी रहती है तो भारत के पास एक और विकल्प होगा। इससे सस्ते तेल की उपलब्धता बढ़ सकती है और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है।
अमेरिका के दावे के बावजूद ईरान ने परमाणु निरीक्षण पर पूरी सहमति से इनकार किया। दरअसल दोनों देशों के दावों में फर्क दिख रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु निरीक्षण के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे बड़ी सफलता बताया, लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से नहीं माना। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सहयोग होगा, लेकिन वो अपने कानूनों के मुताबिक होगा। ईरान ने साफ किया कि हर जगह खुली छूट नहीं होगी, निरीक्षण जरूरत के हिसाब से ही होगा, कुछ परमाणु ठिकानों पर ही पहुंच दी जाएगी। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा दोहराया। उन्होंने कहा कि ईरान बड़े हथियारों की जांच के लिए राजी होगा। ट्रंप ने इसे परमाणु ईमानदारी के लिए जरूरी बताया। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। शाम 6 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.